हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पे इंट्रोडक्शन लेक्चर देख चुके थे। हाँ ये ना, आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया था, इक्विलिब्रियम समझ में आ गया था, इक्विलिब्रियम का डायनेमिक नेचर समझ में आ गया था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझ में आ गई थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया था। आज की क्लास में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर डिस्कस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में एक चीज़ निकल करके आई थी। इक्विलिब्रियम में एक कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। पहले इसको समझते हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को तुम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। समझो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो क्लासरूम में आप सोचते हो ना, कई बच्चे की आदत होती है क्लासरूम के बाद पेज काउंट करना कि आज इतना पेज पढ़ा। समझो मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मेरे एक लेक्चर में आपके 4 पेज भरते हैं, आपने 4 पेज लिखा। कोई दूसरे टीचर है, वो आपको पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर में आपने 6 पेज लिखा। तो आप क्या कहोगे, किस लेक्चर में ज़्यादा पढ़ाई हुई? जिसमें 6 लेक्चर आपने लिखा उसमें क्या कहोगे, ज़्यादा पढ़ाई। तो आपने कैसे कंपेयर किया, स्पीड ऑफ लेक्चर के स्पीड को कैसे कंपेयर किया कि पर लेक्चर आपने जितने पेज भरे आपको लगा ये लेक्चर का क्या है, स्पीड है। नंबर ऑफ पेज आपने जितने किए पर लेक्चर, वही क्या होता है, स्पीड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो उस केस में स्पीड क्या होता है कि टाइम के साथ रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, और अगर रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस स्पीड से होगा, कम होगा, एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन किस स्पीड से बढ़ेगा, उसी को रिएक्शन का रेट बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर कभी भी हमें किसी रिएक्शन के रेट की बात करो, रेट का सिंपल मीनिंग है स्पीड ऑफ रिएक्शन। सिंपल मीनिंग क्या है? तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन का स्पीड का मतलब क्या कि टाइम के साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। बोलो है ना। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, वही स्पीड होगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन क्या बेटा, टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एक टर्म्स निकल के आ जाता है, क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। इसी को अपन C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कहाँ का पार्ट था, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? मोल कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा। यहाँ पे किसका यूज होगा? मोल कॉन्सेप्ट। पहला क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फेज क्या क्या हो सकता है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किस किस फेज में हो सकते हो। तो आप कहोगे सर इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो इसका फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकता है। इट कैन बी आइदर सॉलिड, ये किस किस फेज में हो सकता है, सॉलिड फेज में भी हो सकता है, लिक्विड फेज में भी हो सकता है, और गैस फेज में भी हो सकता है। अब तीनों फेज का, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तीनों फेज का कॉन्सेंट्रेशन तुम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो या एक तरीके से निकाल सकते हो, अलग अलग तरीके को। जनरली अगर सॉलिड या लिक्विड में कोई चीज़ है, सॉल्यूशन के फेज में है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। गैसियस फेज में उसका क्या निकालते हैं, प्रेशर निकालते हैं। और चूंकि गैसियस फेज को भी हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा कि गैस के प्रेशर को हम लोग कैसे डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर नया सिलेबस एनसीईआरटी के लिए देखोगे तो एक टॉपिक हुआ करता था पहले, स्टेट ऑफ मैटर या गैसियस स्टेट, जहाँ पे हम लोग गैस के नेचर को या गैस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ते थे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब चैप्टर से तो हटा दिया गया है, तो वहाँ ना पढ़ करके अपने को यही पढ़ना पड़ेगा कि गैस के प्रेशर वगैरह को कैसे मेजर करते हैं। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या है? लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जो भी कॉन्सेप्ट इससे को रिलेटेड है उस पर क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर हटे हो या ना हटे हो, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इतना याद रखो कि वो आपके सिलेबस का पार्ट है। सिंपल मैंने कहा कि किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेट को आप निकालते हो या रिएक्शन के रेट को निकालते हो, तो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन क्या होगा, टाइम होगा।
टाइम के साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो सकता है? तो टाइम के साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। तो ये तीन अलग अलग स्टेट में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं। इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गैस। फिर दूसरा कहा कि यहाँ पे एक टर्म्स आ गया कॉन्सेंट्रेशन, जो हम लोग मोल्स कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, और इसी कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब सिंपल होता है क्या बेटा? हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। अब एक्टिव मास क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। द टर्म एक्टिव मास मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्सप्रेस्ड किस में बेटा? मोल पर लीटर में। तुम कहोगे सर ये वही आ गया ना मोल पर लीटर, जिसको आप सॉल्यूशन में मोलरिटी कहे थे। क्या कहा था मैंने? तो इसी को मैंने सॉल्यूशन में क्या कहा था? मोलरिटी। और अगर इसी चीज को मोलरिटी भी कह सकते हैं, और ज्यादातर इस चैप्टर में अगर मोलरिटी को ही हम कॉन्सेंट्रेशन समझते हैं। क्या समझते हैं? या कॉन्सेंट्रेशन को ही क्या समझते हैं? मोलरिटी। कई सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, आप आगे आप देखना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखो, मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, सिंपल मोलरिटी भी बोलते हैं, या इसी को कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, या इसी को इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, या इसी को इफेक्टिव क्वांटिटी भी बोलते हैं। मोल पर लीटर मतलब N/V भी बोलते हैं, या इसी को कॉन्सेंट्रेशन C भी बोलते हैं, इसी को मोलरिटी का M भी बोलते हैं, या इसी को सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैं ऐसे लिखूं, कभी भी समझना ध्यान से, अगर मैं कहता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो सिंपल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये भी क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को ही मोलरिटी बोलते हैं, और मोलरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। मोलरिटी क्या होगा? मोल पर लीटर। और मोल को तुम क्या लिख सकते हो? मोल को क्या लिख सकते हो? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और यही ना, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन लीटर। मोलरिटी ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल ऊपर में क्या जाएगा? ध्यान से समझना, नंबर ऑफ मोल, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में। नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हो? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? W/M। और सिंपल शब्दों में वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है, ध्यान से समझना, तो मिलीलीटर को किससे डिवाइड करोगे? क्या गलत कह रहा हूं? तो ये W/M, M नीचे आ जाएगा और 1000 ऊपर चला जाएगा। तो मोलरिटी का एक फॉर्मूला यही है, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या बेटा? ml। बोलो हाँ या ना? सिंपल ये भी कह सकते हैं ना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या हो गया? मोल इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बेटा? लीटर। बोलो हाँ ना? अब वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास किस में? ग्राम में। वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो ग्राम पर लीटर ये डेंसिटी की यूनिट होती है, नहीं होती है? अगर मान लो मास को किस में ले लिया? ग्राम, और वॉल्यूम को किस में? लीटर। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? ग्राम पर लीटर। बोलो हाँ या ना? तो देखो ये टर्म्स क्या हो गया? डेंसिटी। तो डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये भी क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई सॉलिड और लिक्विड, अगर कोई सॉलिड और, तो क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी क्या? समझो, कॉन्सेंट्रेशन का एक नया फॉर्मूला क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन नीचे में क्या गया? मॉलिक्यूलर वेट। ये कैसे है समझ में आया? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? मोल, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो गलत कह रहा हूं? वेट अपॉन वॉल्यूम क्या आ गया? डेंसिटी। तो ये डेंसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम पर लीटर, और नीचे क्या बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। समझो किसी भी सॉलिड या लिक्विड को लो, क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी क्या? अमाउंट कितना भी हो, मान लो तुम 1 लीटर पानी लो या 100 लीटर पानी लो, क्या उसके डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? वैसी कोई प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, जैसे 1 लीटर पानी लो या 100 लीटर लो, डेंसिटी दोनों की सेम होगी, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा। तो क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड हुआ क्या? वैसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? तो आगे तुम जाकर के पढ़ोगे तो प्रॉपर्टी भी 2 टाइप की होती है, एक को बोलते हैं इंटेंसिव और दूसरे को क्या बोलते हैं?
अब बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है कि कौन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा और कौन नहीं करेगा। तो इंटेंसिव डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। तो इंटेंसिव क्या है, आयन, आयन मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब नहीं करेगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मास इंडिपेंडेंट, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मास मास डिपेंडेंट। बोलो भाई ना। तो अब कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी चेंज करेगा नहीं, मॉलिक्यूलर वेट चेंज करेगा नहीं, तो क्या मोलरिटी चेंज करेगा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे। तो सॉलिड एंड लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास कितना हो जाता है, 1। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड है तो उसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक्टिव मास को ही हमने क्या पकड़ा है, कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी। बोलो मेरी बात समझ में आई। द टर्म एक्टिव मास मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर और प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैस इन इट क्या बेटा, एटमॉस्फेयर। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, लेकिन गैसियस रिएक्शन है तो क्या चेंज होगा, प्रेशर। तो क्या होगा, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विथ टाइम। एक्टिव मास इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इंक्लोजिंग द सिंबल ऑफ रिएक्टिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट। और एक्टिव मास को सिंपल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और ऑलरेडी आपको मैंने दिखा भी दिया। और एक्टिव मास मतलब सिंपल क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन मोल अपॉन पर लीटर वॉल्यूम, वही क्या होगा एक्टिव मास, जिसकी को मोलरिटी, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला निकाल के दिखा भी दिया। फिर कहता है एक्टिव मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्टिव मास ऑफ ए सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर कांस्टेंट, जो हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। एक्टिव मास प्योर सॉलिड एंड लिक्विड का कितना होता है, 1। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, number of molecule present per unit volume do not changes because density and molecular weight of solid and pure liquid are constant। इसलिए कभी भी प्योर सॉलिड एंड लिक्विड का तुमसे एक्टिव मास पूछे तुम उसका कितना ले लेना, 1। हमेशा एक्टिव मास किसके लिए चेंज हो जाएगा, गैस के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई। तो इस चैप्टर में कभी भी तुमको एक्टिव मास आ जाए तो एक्टिव मास का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन या क्या होता है, मोलरिटी। डेंसिटी के टर्म्स में भी बता दिया। एंड सॉलिड एंड लिक्विड के केस में डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, इसलिए एक्टिव मास उसका चेंज नहीं करेगा, और इसको हमेशा हम लोग कांस्टेंट किसके बराबर लेते हैं, 1 के बराबर। फिर एक्टिव मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे एक्टिव मास का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन ए वेसल्स ऑफ 0.5 लीटर। क्या दिया हुआ है तुमको, अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3, तो वेट ऑफ अमोनिया NH3 कितना दे रखा है, 8.5 ग्राम। प्रेजेंट इन ए वेसल्स ऑफ 0.5 लीटर कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.5 लीटर। फाइंड आउट एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया का क्या पूछा है तुमसे, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ अमोनिया लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही ना, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो NH3 का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूं, m वेट निकालूं, तो नाइट्रोजन का कितना, 14 + 3 कितना आएगा, 17 ग्राम। बोलो तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 8.5 अपॉन 17, वॉल्यूम कितना, 0.5। कुछ गलत कह रहा हूँ, 8 2 जा 16, 8.5 2 जा 17, तो ये भी कितना टाइम्स, 2 टाइम्स 1/2, 0.5, 0.5 अपॉन 0.5 कितना आ गया एक्टिव मास, 1 मोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना लेते हैं, 1। ये असर्शन है, मतलब स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 रीजन क्या कह रहा है, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड डिपेंड ऑन डेंसिटी एंड मोलर मास। बिल्कुल सही है, प्योर सॉलिड एंड लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही निकाला था ना। द डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर कितना बेटा, कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो असर्शन है वो कह रहा है प्योर सॉलिड एंड लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है, 1। रीजन क्या कह रहा है, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड डिपेंड अपॉन क्या बेटा, डेंसिटी एंड मोलर मास, जो कांस्टेंट होता है, इसलिए एक्टिव मास कितना होगा, 1।
तो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है या नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होता है 1। कभी भी एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में याद रखना ऑप्शन ABCD कैसे होते हैं। अगर एसर्शन करेक्ट है, एसर्शन सही है और रीजन भी करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तब ऑप्शन क्या होगा ए। एसर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा बी। एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन क्या होगा सी। और अगर एसर्शन ही गलत हो जाए तो बिना पढ़े ही ऑप्शन डी टिक कर देना। व्हाट शुड बी द एक्टिव मास इन ग्राम मोल पर लीटर व्हेन 0.85 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। तो तुमको क्या दिया हुआ NaCl का वेट ऑफ NaCl दिया है, कितना 0.58 ग्राम दिया हुआ है, बोलो हाँ ही ना। तो NaCl का मोलिकुलर वेट निकालो। मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl कितना होगा, सोडियम का 23, क्लोरीन का कितना 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml। तो एक्टिव मास पूछा है, एक्टिव मास मतलब क्या पूछा है, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, यही वेट बाय मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में बच्चे ml में। तो वेट कितना 0.585 अपॉन क्या बेटा 58.5 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना 100। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। ये 1000 से ये कितने टाइम्स 10 टाइम्स, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 5.85 अपॉन 58.5 कितना बेटा 0.11। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो ना हाँ ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो सिंपल एक्टिव मास जब भी इस चैप्टर में आ जाए तो एक्टिव मास का मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इसलिए मैं तुमको एक्टिव मास टर्म्स के बताया कि हमेशा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसके टर्म्स में होगा, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है। और नया कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में पढ़ना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉ ऑफ मास। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन का फॉरवर्ड आने का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लॉ ऑफ मास सेक्शन में हम यही पढ़ते हैं कि कब रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, तो जब रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही कहता है इट स्टेट दैट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस राइज टू द पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। इस स्टेटमेंट को भी भूल दो, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। मेरा सिंपल ये कहना है कि समझो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, ए क्या दे रहा है बी। एक रिएक्शन अगर A टू B जाएगा तो ये पार्ट कौन सा होगा फॉरवर्ड, और ये पार्ट कौन सा होगा, एक फॉरवर्ड होगा दूसरा क्या होगा बैकवर्ड होगा। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है, बड़े सिंपल आसान शब्दों में कि ये रिएक्शन का फॉरवर्ड जाने का रेट कब होगा, तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। एक्टिव मास ऑफ मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या मेरी बात समझ में है। और ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड आता है तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा बी। हमेशा रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही जाता है। अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो ए को रिएक्टेंट बोलोगे, बैकवर्ड आ रहा है तो बी को रिएक्टेंट बोलोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना। और अगर मैं इसके लिए बात करूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बैकवर्ड आएगा तो रिएक्टेंट क्या होगा बी, तो इसको कह सकते हैं एक्टिव मास ऑफ बी। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास की या रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब समझो कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है, मैं कहता हूं A प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट B, तो इस रिएक्शन का आगे फॉरवर्ड जाने का रेट अब A के भी पे डिपेंड करेगा, B पे भी डिपेंड करेगा, बोलो हाँ ना। तो इस रिएक्शन का अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड RF लिख दूं, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड, कैपिटल R भी लिखूं या स्मॉल r लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर समझो कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है, मैं ऐसे ले दूं 2A गिव्स B, क्या बोल दूं? अब इसमें क्या हो सकता है बता? अब क्या कर दूं? 2A को मैं A प्लस ए लिख दूं? पहले समझना, 2A को मैं क्या लिख सकता हूं? तो यही होगा ना, A प्लस ए गिव्स क्या बेटा? B। तो ऐसा ही हो गया, जैसे A प्लस C गिव्स B, तो वैसे A प्लस ए गिव्स, तब जैसे कैसा था A इंटू सी, तो आएगा A इंटू ए। बोलो हाँ ना? तो अगर मैं लिखूं इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा? ए। क्या कुछ गलत कर रहा हूं? ए इंटू ए को ए स्क्वायर लिख दो, बोलो। तो यही हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? ए का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 2 था ना, तो 2 क्या आ गया? पावर में आ गया। हर जगह वही चल रहा है कि किसी भी रिएक्शन का अगर आप रेट लिखते हो तो उसका रेट रिएक्टेंट के एक्टिव मास के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो हाँ ये ना? और अगर कोई रिएक्शन में 2 टर्म से स्टाइकोमेट्री है तो वही पावर में आ जाता है ना, ये वही लिखा है, राइज टू द पावर इक्वल टू स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो समझ में आया कि यहाँ पावर क्यों आया? क्लियर है? तो यही लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो कोई दिक्कत? अब आ जाओ, इसी को हम लोग लिखते हैं कि समझो कोई भी एक हमने होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन ले लिया। क्या लिया? होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन ले लिया, मतलब सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में होने चाहिए। हमने रिएक्शन क्या लिया? M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। M1 और M2 A और B का स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट है, जैसे वैल्यू 1 2 3 होती है, और N1 और N2 प्रोडक्ट C एंड D का क्या है? स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट है। बोलो ना हाँ या ना? अब ये कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो ये रेट ऑफ क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। और नीचे की तरफ अगर बात करूं तो रेट ऑफ क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड जाएगा इसका मतलब रिएक्टेंट A एंड B होगा, और बैकवर्ड आएगा तो रिएक्टेंट क्या होगा? C एंड D होगा। बोलो है ना? दिया हुआ लेट एक्टिव मास ऑफ A B C D R। एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। और ये रिएक्शन समझो इक्विलिब्रियम पे। कहाँ पे है? ये रिएक्शन कहाँ है? एट, ये रिएक्शन कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे। पहले मैं फॉरवर्ड के रेट को डिस्कस करता हूँ। कौन से रिएक्शन को डिस्कस करूँ? तो पहले मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन। पहले हम किस रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं? फॉरवर्ड। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा? M1A कंबाइन टू क्या बेटा? M2B गिव्स N1C गिव्स क्या बेटा? N2D। M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस क्या बेटा? N2C। यही फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये कौन सा रिएक्शन हो गया? फॉरवर्ड रिएक्शन। बोलो हाँ ना? अगर मैं इसके रेट को लिखूं तो क्या लिखूंगा? रेट क्या लिखूंगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको ऐसे भी लिख दूं, RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर क्या चला जाएगा? स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट। क्यों? जैसे A प्लस C था तो A इंटू सी किया, 2A था तो इसको A प्लस ए किया तो A टू दी पावर 2 चला गया। बोलो हाँ ना? तो 2 स्टाइकोमेट्री था तो पावर क्या चला गया? 2 पे चला गया। बोलो बेटा गलत कह रहा हूँ कुछ? तो यहाँ पे भी क्या होगा कि M1 क्या है? स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट, तो ये पावर चला जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू दी पावर एंड B टू दी पावर। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? बोलो हाँ ना? अब चूंकि ये रेट हम क्या लिखे? फॉरवर्ड रिएक्शन का लिखे, तो इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट लाएंगे। अरे बोलो हाँ ना? तो उसको क्या ले लेता हूं मैं? K ले लेता हूं। क्या ले लूं? K लेता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या है? कांस्टेंट है, इसी को हटाने के लिए क्या लाया? K। चूंकि ये कांस्टेंट किसके लिए? रेट के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट। ये किसके लिए लिखा है? फॉरवर्ड, तो इसी को क्या लिख सकता हूं? फॉरवर्ड क्या बेटा?
ए टू द पावर m1 इंटू बी टू द पावर, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। ये किसके लिए हो गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अगर इसी का तुम ही बताओ, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन लिखना है तो क्या लिखूंगा? N1C प्लस N2D गिव्स M1A प्लस M2B। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अगर मैं डिस्कस करूं बैकवर्ड, जहां नहीं समझ में तुम उसको बोलना। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या था? N1C कंबाइंड विथ N2D गिव्स क्या? इसको क्या, कौन सा रिएक्शन बोल सकता हूँ? बैकवर्ड। तो इसको बोल देता हूँ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे जो रेट होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो अगर मैं लिखूं रेट को स्मॉल r से बैकवर्ड को r भी लिख दिया। हमेशा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा? रिएक्टेंट टू दी पावर देयर स्टोइचियोमेट्री। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? C। तो C टू दी पावर क्या? N1 इंटू D टू दी पावर N2। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या लिखेंगे? नया कांस्टेंट। अभी भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेट। तो उसको भी क्या बोलूँगा? रेट कांस्टेंट। लेकिन बैकवर्ड है तो के भी लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा? आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी टू द पावर N1 इंटू डी टू द पावर N2। इसको इक्वेशन क्या होगा? 2। लास्ट पेज पे जो मैंने लिखा था वहां पे क्या लिखा था? ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए टू द पावर M1 इंटू बी टू द पावर क्या बेटा? N1। इसको इक्वेशन 1 लिया था। नहीं है तो तुम देख लो, इसी को इक्वेशन 1 लिया था। बोलो, तुम्हारे कॉपी पे तो दोनों एक साथ लिखा हुआ है, चेक कर लो। 2 समझ में आ गया? हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से दोनों रिएक्शन का रेट लिख दिया। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, कहाँ पे आ जाए ये रिएक्शन? इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताओ? तुम कहोगे सर इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बोलो ना, हाँ ना। अगर ये रिएक्शन कहाँ पे जाए? इफ रिएक्शन इज एट क्या बेटा? तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट को बोलते हैं? जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड की इक्वल हो जाए। बोलो हाँ ना। तो यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ, हाँ या ना? हर बच्चों से आवाज आनी चाहिए। तो क्या मैं दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दूं? तो क्या होगा? ध्यान से देख। आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए टू द पावर M1 इंटू बी टू द पावर M2 इज इक्वल टू क्या बेटा? के बी सी टू द पावर N1 डी टू द पावर N2। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से मैं क्या करूँ? के बी को यहाँ ले आता हूँ। के बी को किधर ले आऊँ? इधर ले आता हूँ। तो ये क्या है? के एफ। और इधर से लाया तो ये क्या आ गया? के बी। और ए और बी वाले टर्म्स को उधर ले जाता हूँ तो डिवीजन में आ जाएगा। इज इक्वल टू, इधर क्या है? सी टू द पावर N1 डी टू द पावर N2 अपॉन ए टू द पावर M1 इंटू बी टू द पावर M2। रुक करके समझना। के एफ एंड के बी क्या था? कांस्टेंट। एक था रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, दूसरा क्या था? रेट कांस्टेंट फॉर, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। के बी क्या था? आर बी क्या था? आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। हमने लिया है आर बी एंड आर एफ। आर बी एंड आर एफ क्या है? रेट ऑफ, बी मतलब बैकवर्ड, एफ मतलब फॉरवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। के बी मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, के एफ मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ। बोलो ना हाँ ना? इसमें कोई दिक्कत? तो ये क्या है? 2 कांस्टेंट का ही तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और अगर किसी 2 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो डिवीजन है, वो किस पॉइंट पे है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसी को? बोलो हाँ ना? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? के इक्विलिब्रियम।
मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब की इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, या ये भी कह सकते हो कि रेट कांस्टेंट है तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आई? और की इक्विलिब्रियम क्या गया, concentration of product to the power their respective stoichiometry upon concentration of reactant to the power stoichiometry। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हर एक बच्चों को? अगर कोई में एक हाइपोथेटिकल समझ में आया तो ये भी तुमसे पूछा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड का क्या होता है, रेशियो होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आया? अगर समझो कोई भी एक हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन ले लेता हूं, ध्यान से देखो बेटा, मैं ऐसा लेता हूं x मोल ऑफ A गिव्स y मोल ऑफ क्या बेटा B। तो A एंड B क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड x एंड y उसका रिस्पेक्टिव क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो। बोलो हाँ या ना? अगर ये A से B जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। अगर मैं इसका K इक्विलिब्रियम लिखूं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। देखो ना हाँ ना, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ क्या बेटा, बैकवर्ड। तो ये किसके बराबर होगा, KF अपॉन KB, और इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, प्रोडक्ट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर क्या बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बोलो हाँ है ना? तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या है, रिएक्टेंट टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव क्या बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पहला चीज, ये रिएक्शन समझो अगर कोई टेम्परेचर एट टेम्परेचर किस पे है, T1 पे है, तो अगर तुम इसी रिएक्शन का अगर कोई और टेम्परेचर पे लिखोगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अलग आएगी। अब याद से रखना, के इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा का वरदान था, इसको सिर्फ एक ही चीज है टेम्परेचर जो चेंज कर सकता है, बाकी कोई भी चीज इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो कभी भी हम लोग के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, ये बात तो सिर्फ जाना, KF अपॉन KB होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, बट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर T। अगर आप T चेंज करोगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी, बाकी कोई भी चीज़ इसको चेंज नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, परेशान मत होना, सिंपल याद रखना, ये कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर T है, उसी टेम्परेचर पे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, एंड इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो हाँ ना? अब जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे ये दो फेज में हो सकते हैं, आइदर इन द एक्वस फेज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फेज। जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे ये दो फेज में हो सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्वस फेज, और दूसरा किस फेज में बेटा, एक एक्वस फेज में होगा, दूसरा किस फेज में होगा, गैसियस फेज। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ? अगर एक्वस फेज में है तो हम लोग यहाँ पे एक्टिव मास को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। किसके टर्म्स में करते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। और गैसियस फेज में तो हम लोग किसके टर्म्स में करेंगे, प्रेशर के टर्म्स में। वेरी गुड बेटा। तो इन द टर्म्स ऑफ क्या बेटा, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम होता है ना उसको कॉन्सेंट्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे किसके टर्म्स में, तो इसके इक्विलिब्रियम को बोलते हैं केपी। व्हाट इज केसी एंड केपी? इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, चलो लिख डालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, बोलो हाँ या ना। तो एक चीज है कि समझो यही कोई केमिकल इक्वेशन है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे ए और बी दोनों होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों होंगे। बोलो कॉन्सेंट्रेशन है तो बड़े आराम से तुम ए का अपना कॉन्सेंट्रेशन लोगे, बी का अपना कॉन्सेंट्रेशन लोगे।
लेकिन अगर ये रिएक्शन गैसियस फेज में है तो गैसियस रिएक्शन को पढ़ने के लिए कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज, बिकॉज स्टडी ऑफ गैस इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज कंटेनर। तो तुम जैसे ही कंटेनर क्लोज ले लिए, मान लो मैंने क्या किया तुमको समझाने के लिए, इस कंटेनर को क्लोज ले लिया, मतलब इस गैसियस रिएक्शन को किसी क्लोज कंटेनर में करना पड़ा। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया तो वहाँ पे ए का भी कुछ अमाउंट होगा, बी का भी कुछ अमाउंट होगा। ए के कुछ अमाउंट से जो ए का प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर ऑफ ए। और बी का जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे? मतलब ये सिर्फ एक गैस होगा या बी होगा? तुम कहोगे दोनों होगा। और कभी भी किसी कंटेनर में अगर एक से ज्यादा गैस प्रेशर प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा गैस, तो वहाँ पे हम लोग प्रेशर न लेकर के पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तुम कहोगे सर व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, ये नया बला क्या है? तो मैं कहता हूँ अगर किसी कंटेनर में एक ही गैस है तो जो भी प्रेशर होगा वो उस गैस का प्रेशर होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन इसमें कुछ प्रेशर ए भी एग्जर्ट करेगा, कुछ क्या करेगा? बी भी एग्जर्ट करेगा। और कभी भी मिक्सचर ऑफ गैस में किसी एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो तुमको नहीं लगता है केपी तुम तभी समझ पाओगे जब तुमको पार्शियल प्रेशर आना चाहिए? और ये कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ना था? क्लास 11th गैसियस स्टेट में तुमको पढ़ना था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मिक्सचर ऑफ गैस के लिए लगता है, किसके लिए लगता है? तो ये केसी केपी तो हम लोग समझ गए। चलो अगर एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? किसी भी रैंडम प्रेशर्स के लिए क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बोलो हाँ या ना, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर आप इस रिएक्शन के लिए करोगे तो बी टू द पावर वाई अपॉन ए टू द पावर एक्स। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर क्या बेटा? एक्स। ये केसी हो गया। बोलिए कुछ गलत कह रहा हूँ? लेकिन अगर मुझे इसका केपी लिखना पड़े किसी भी इक्वेशन के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन देयर क्या बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर आप इस रिएक्शन के लिए लिखोगे, समझो ये रिएक्शन अगर गैसियस फेज में है तो केपी इज इक्वल टू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर वाई अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर एक्स। बोलो हाँ ना। तो एक टर्म यहाँ पे आपको समझाना रह गया, क्या बेटा? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। लेकिन उससे पहले तुमको के इक्विलिब्रियम लिखना आ गया। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर तुमको के इक्विलिब्रियम लिखना है तो लिख लोगे इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, या जितने भी प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन जितने भी रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन उसका क्या बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब गैसियस स्टेट को पढ़ने के लिए एक तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? गैसियस स्टेट को पढ़ेंगे, और दूसरा एक के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो यह यही यहाँ लिखा भी हुआ है। के इक्विलिब्रियम पहला इन टर्म्स ऑफ क्या है? ये इन टर्म्स ऑफ क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा इन टर्म्स ऑफ क्या है? इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा? प्रेशर। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? तीसरी चीज आती है, अगर आप इसकी यूनिट की बात करो, किसकी बात करोगे? तो यूनिट क्या होता है? ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। नीचे भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। और जो भी स्टोइकियोमेट्री होगा उतने टाइम से कैंसिल आउट हो सकता है। और प्रेशर में क्या लोगे? एटमॉस्फेयर लोगे, क्योंकि प्रेशर को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? एटमॉस्फेयर में। क्या मेरी बात समझ में आई? अब तुम्हें समझ में क्या नहीं आया होगा? तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि पार्शियल प्रेशर क्या है। क्या है? नहीं समझ में आया? तो एक तुमको पार्शियल प्रेशर समझना होगा, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पार्शियल प्रेशर के साथ साथ जो तुमको समझना है कि सर इस केसी और केपी में कुछ रिलेशन होगा क्या? तो कुछ रिलेशन आएगा, हम लोग फिर उस रिलेशन को पढ़ेंगे। बोलो ना हाँ या ना। क्या इतनी बात समझ में आया? तो आपको अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? पार्शियल प्रेशर्स पे। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू।